GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 11th कॉमर्स BA ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट चैप्टर 2 बिजनेस सर्विसेज 1। फ्रेंड्स, ऑलरेडी इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे मेरे वीडियोस अपलोडेड है जिस पर मैंने बहुत सारे टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन किए थे और आगे के सारे टॉपिक्स समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस से आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं सारे के सारे टॉपिक्स यहीं पे एक्सप्लेन होने वाले हैं और उसके प्रीवियस के सारे टॉपिक्स प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस क्या है ये समझ लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस, insurance was initiated by private sectors in India. As India was a British colony, many foreign insurance companies started insurance business in India. इंश्योरेंस करवाना, इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करना बिजनेस का पार्ट है, बिजनेस है। और जैसे इंडिया में अर्लियर ब्रिटिश रूल था, तब से इंडिया में इंश्योरेंस फॉरेन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट रहा है। बहुत सारी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में एस्टेब्लिश हो चुकी है और बिजनेस करती आ रही है। बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑन 19 जनवरी 1956 थ्रू एन ऑर्डिनेंस, life insurance business was nationalized and the Life Insurance Corporation of India was set up. Thus the monopoly of Life Insurance Corporation was established. अब बिजनेस प्रैक्टिस में 19 जनवरी 1956 से ऑर्डिनरी स्टार्ट हुआ था लाइफ इंश्योरेंस करवाना। लाइफ इंश्योरेंस का स्टार्टिंग जो मोनोपोली स्टार्ट हुई थी, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। वो भी उनकी मोनोपोली थी, मतलब वो सिंगल कंपनी थी उस टाइम पे जो लाइफ इंश्योरेंस देती थी। 19 जनवरी 1956 आप डेट याद रख सकते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA जिसे कहते हैं फ्रेंड्स, उसका यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया और उससे मैं समझाती हूँ IRDA एक्चुअल में है क्या। पूरी की पूरी रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसके हाथ में है, जो गाइडलाइंस डिसाइड करती है, वो ये कमेटी है IRDA की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड की होती है। हमारी इंडिया की ये होती है, ये कमेटी पूरी बनी होती है जिसमें इंश्योरेंस की गाइडलाइंस जो हमारे नेशन में कि कितना परसेंट कौन सा इंश्योरेंस हो सकता है, क्या सारी डिटेल्स है, वो सब IRDA डिसाइड करता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, दिस इज़ अ सुप्रीम autonomous and legal institute which manages the regulatory and development activities in the field of insurance. IRDA Act of 1999 has opened the doors of insurance sectors to private sectors. पहले जो इंश्योरेंस कंपनीज थी जो गवर्नमेंट के हाथ थी, आफ्टर 1999 वो प्राइवेट सेक्टर्स को भी, प्राइवेट बैंक्स भी इंश्योरेंसेस और प्राइवेट कंपनीज भी इंश्योरेंसेस करवा सकते थे। तो ये 1999 से स्टार्ट हुआ था। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज एंड टू फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज टू द एक्सटेंट ऑफ 26%, विच वॉज रेज्ड टू 49%। 26% तक की इंश्योरेंस की लिमिट थी जो अब 49% तक 2015 तक एक्सटेंड कर दी गई है। So the foreign insurance companies can invest directly in the Indian insurance company up to 49%. Foreign companies Indian companies में इंश्योरेंस के लिए इन्वेस्ट कर सकती है 49% तक। ये सारी रेगुलेटरीज जो डिसाइड होती है वो IRDA करता है, जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पोस्टल सर्विसेज देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही मेन टॉपिक है पोस्टल सर्विसेज का। इसमें और भी फर्दर बहुत सारे टॉपिक्स आगे हैं पोस्टल सर्विसेज के। कौन सी सर्विसेज हमें पोस्ट ऑफिस से मिलती है, पोस्टल ऑफिस, पोस्टल डिपार्टमेंट से मिलती है। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए एंड तक, कहीं पे भी स्किप मत कीजिए बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
Postal services plays an important role in the return information and communication. It is essential to pass an information from one place to another speedily and without interruption. The same services can be available through private postal services, courier services, or Angadiya too. To individuals and business units, the Indian Postal Department has been providing information and communication services for more than 150 years. Postal Department is providing services other than just postal service like money order, acceptance of various forms of deposits through small saving plans, postal insurance, and rural insurance schemes. पोस्टल सर्विसेज में सिर्फ पोस्ट देना नहीं होता और मनी ऑर्डर्स, फिर एक्सेप्टेंस ऑफ सेविंग प्लान्स, हम बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं पोस्टल सर्विसेज के, जो पोस्टल सर्विसेज है जो हम जिसका बेनिफिट ले सकते हैं, बहुत ही चीप होता है, उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई नहीं रहती है। हर बिजनेस यूनिट और हर गवर्नमेंट सेक्टर में सब जगह पोस्टल सर्विसेज का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आप देख सकते हैं अगर आपने कुछ भी लीगल कहीं से भी किया तो आपको पोस्ट से वो रिसीव होता है, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। आगे समझते हैं पोस्टल सर्विसेज में और कौन सी चीज़ हमें बेनिफिट देती है। फर्स्ट होता है जनरल पोस्ट, जो हमें जनरल पोस्ट और लेटर्स हमें पहुंचाता है विदाउट एनी इंटरप्शंस और स्पीडीली हम तक पहुंच जाता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कैन बी सेंड थ्रू पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर कवर्स एक्सेट्रा। जनरल पोस्ट है वो इनलैंड में भी आ सकती है, पोस्ट कार्ड से भी आ सकती है, और हम इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। सेकेंड है रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर पोस्ट क्या सर्विस है वो देख लेते हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ रजिस्टर पोस्ट। Such posts are delivered by the postal department, for which the charges are more than the general postal communication. If the sender of the post requires a proof in the form of signature of the receiver acknowledgement, some extra charge will have to be paid. रजिस्टर्ड पोस्ट इसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। जो जनरल पोस्ट यहाँ पे हमने रीड किया था उससे थोड़े से चार्जेस इसमें ज़्यादा हाई होते हैं। क्यों हाई होता है? बिकॉज ये डायरेक्टली जो रिसीवर होता है उस तक पहुँच जाते हैं थ्रू सेंडर, और अगर सेंडर को प्रूफ चाहिए कि ये रिसीवर तक पहुंचा है, उसके लिए मुझे प्रूफ चाहिए, तो उसके सिग्नेचर एक्नॉलेजमेंट के लिए वो लोग लेते हैं रिसीवर से, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़े नॉमिनल एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो ये था रजिस्टर्ड पोस्ट। नेक्स्ट देखते हैं पार्सल सर्विसेज। ऑल प्रोडक्ट्स अदर देन दोज प्रोहिबिटेड बाय लॉ कैन बी सेंट इन फॉर्म ऑफ अ पार्सल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट नीड्स Insurance is taken for the parcel too. Booking of the parcel can be done from any post office. Generally, the sender of the parcel pays the fees to the post office. हम पार्सल से कोई भी हैवी प्रोडक्ट्स हम पार्सल कर सकते हैं ताकि वो हमारे जो भी रिसीवर होगा हमारा उस तक वो अच्छे से पहुंच जाए, बीच में कहीं पे भी कुछ भी डैमेज ना हो। तो ये सब फैसिलिटीज़ हमें पोस्टल सर्विसेज में मिल जाती है। वैल्यू पेएबल पोस्ट VPP। In parallel services, VPP is more popular. Any producer or seller are on receiving an order for a product send a parcel through the postal department, and the receiver of the parcel pay the parcel charges and also the price, which is pre-decided to the postal department, which in turn is passed on the sender. यहाँ पे क्या होता है, जो रिसीवर होता है वो पे करता है सारे के सारे पार्सल चार्जेस, जो सर्विसेज होती है जो उसने रिसीव की है, क्योंकि इसमें हाई जो पार्सल्स होते हैं इम्पॉर्टेंट कुछ होगा तो वो वहाँ से मनी पहले से ही पे नहीं करेगा, बिकॉज जब वो रिसीवर के पास पहुँच जाए उसके बाद उसे रिसीव होने के बाद वो उसका पेमेंट ले सके, तब तक उसके हाथ में पेमेंट ना आए, तो ये लास्ट में जो रिसीवर होगा वो इसका पेमेंट करेगा। VPP।
Next is speed post parcels. The postal department guarantees to deliver the post or parcel within as decided time within the places decided in India. The charges are higher for speed post parcel than general post or parcel. It can also be insured if required. स्पीड पोस्ट या फिर पार्सल में हमारी कोई भी पार्सल या हमारा कोई भी पोस्ट स्पीडीली पोस्टल डिपार्टमेंट उसकी गारंटी देती है कि वो डिलीवर हो जाएगा विद इन द प्री डिसाइडेड टाइम। गिवन टाइम में वो फास्ट से फास्ट जितना हो सके उतना स्पीडीली डिलीवर कर देंगे और जो भी प्लेस डिसाइड की होती है विद इन इंडिया वहाँ तक वो डिलीवर हो जाएगा। और इसमें अगर हम चाहें तो इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं हमारी पार्सल का। नेक्स्ट है एक्सप्रेस पार्सल। दिस सर्विस इज़ अवेलेबल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस यूनिट्स। एक्सप्रेस पार्सल इज सेंट वेरी स्पीडीली विद द प्री डिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। पोस्टल डिपार्टमेंट सेंड्स either through air or through any other fast route. The fees for this is even higher than speed post. एक था जनरल पोस्ट, उसके बाद हमने स्पीड पोस्ट देखा, अब है एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट में फ्रेंड्स पोस्टल डिपार्टमेंट सबसे फास्टेस्ट मोड से हमारा पार्सल सेंड करती है, हमारा पार्सल डिलीवर करती है, ताकि बहुत शॉर्ट टाइम में अगर अर्जेंट पार्सल हो तो वो हमारे रिसीवर तक डिलीवर हो सके। उसके चार्जेस स्पीड पोस्ट से भी हाई रहते हैं और इसमें भी हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ये पार्सल्स या तो हमारी ट्रैवल करके हमारी पार्सल एयरलाइंस थ्रू या फिर कोई भी जो फास्टेस्ट रूट होगा उसके थ्रू ये सेंड होगी। सिक्स्थ है सेविंग सर्विसेज। पोस्टल डिपार्टमेंट सेविंग सर्विसेज की भी फैसिलिटीज़ देता है। हम जैसे बैंक में सेविंग्स अकाउंट रख सकते हैं हमारा, जहाँ पे हम मनी सेव कर सकते हैं, वैसे पोस्टल डिपार्टमेंट में भी ये सर्विसेज है। Postal departments, just like banks, provides various types of savings schemes or services like savings accounts, 5-year recurring deposit, term deposits, monthly income plan, senior citizen saving certificate, 15 years public provident fund, 5 to 10 years Kisan Vikas Patra, Sukanya Samruddhi account, etc. फ्रेंड्स, ये सारे के सारे सेविंग्स अकाउंट्स हम ओपन कर सकते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट से, जहाँ हम हमारा मनी सेव कर सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इसमें अलग अलग स्कीम्स भी दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्म डिपॉजिट, मंथली इनकम और सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट्स, 15 इयर्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर किसान विकास पत्र 5 to 10 ईयर्स के लिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो गर्ल्स के लिए होता है, गर्ल चाइल्ड के लिए हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन सब पे अलग अलग हमें इंटरेस्ट चार्जेस मिलते रहेंगे। तो ये भी एक पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस थी। उसके बाद है 7th रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट्स कौन सी सर्विस है वो भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम द अकाउंट होल्डर हैज़ टू पे द अमाउंट एज डिसाइडेड ऑन और बिफोर द प्री डिसाइडेड डेट टू द पोस्ट ऑफिस एट द एंड ऑफ 5 years when the account matures. The entire principal amount along with the interest will be received by the account holder. After 5 years period, if required, the duration of the recurring deposit account can be extended for another 5 years. Recurring deposit account में हम जो अकाउंट होल्डर होता है वो प्री डिसाइडेड डेट और टाइम के हिसाब से कुछ ना कुछ अमाउंट खुद के अकाउंट में सेव करता रहता है। 5 years तक का टाइम होता है, वो अमाउंट उसमें सेव होती रहती है। पर्टिकुलर जो प्री डिसाइडेड टाइम होता है उस डेट तक 5 years की कुछ डेट डिसाइड करते हैं, उसमें वो अपने अकाउंट में मनी सेव करता रहता है। और आफ्टर जब उसका अकाउंट मैच्योर हो जाता है, मीन्स 5 years के बाद जब वो उसका अकाउंट अब एंड हो गया है, ओवर हो गया है वहाँ पे उस स्कीम में, तब वो अपने मनी विड्रॉ कर सकता है, अपनी सेविंग्स ले सकता है विथ इंटरेस्ट। जो भी उसका तब तक का इंटरेस्ट रहा होगा वो भी उसके एडिशनल उसमें मिलेगा। और अगर वो चाहे तो अपने अकाउंट को
और 5 ईयर्स के नेक्स्ट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर सकता है। 8th नंबर है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या है? टर्म डिपॉजिट इज लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिस. As per schemes, account can be opened for duration of 1, 2, 3 or 5 years for 200 or in its multiple. Interest calculation is done every 3 months, but the amount of interest is paid on a yearly basis. This account can be transferred from one post office to another. Such an account can be closed any time before the maturity period. अब यहाँ पे दिया गया है कि इसमें फिक्स डिपॉजिट स्कीम होती है, मतलब आप 1, 2, 3 या 5 जितने ईयर्स से लेके 200 तक या उसके मल्टीपल ईयर्स तक आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको फिक्स डिपॉजिट रखना होगा, मतलब आप जब भी चाहें, बार बार नहीं, बट प्री मैच्योर जब मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने आया उससे पहले आप कभी भी आपके पूरी की पूरी अमाउंट निकाल सकते हैं। और इस पे इंटरेस्ट भी हाईली चार्ज होता है, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल सकता है। 3 ईयर्स से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है इसमें, बट आप मंथली चाहें तो आप 3 मंथ्स का इंटरेस्ट गिना जाता है, बट आपको लास्ट में ईयरली उसका इंटरेस्ट मिलेगा। 9th है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC. Those who wants to invest in NSC will have to purchase it from the post office. The duration of the saving certificate is 5 to 10 years. The information of interest rate is given in advance at the end of maturity period of 5 to 10 years. The amount can be claimed by fulfilling the required formalities from any post office. ये सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस से, इसे परचेज कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट को, और उसके बाद आप सेविंग्स कर सकते हैं जिसका एडवांस में ही रेट, इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है कि आपको इस पर इतना इंटरेस्ट मिलेगा। और 5 या 10 इयर्स के लिए ये NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट काम का रहेगा। आप इसमें मनी सेव कर सकते हैं, इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, और जब 5 to 10 इयर्स का पीरियड जो आपने डिसाइड किया होता है वो कंप्लीट होने पर आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आपका मनी रिसीव कर सकते हैं। और 10th है किसान विकास पत्र KVP. The depositor in Kisan Vikas Patra gets double the invested amount after 100 months, means 8 years and 4 months. KVP किसान विकास पत्र में अगर जो भी इन्वेस्टर होता है, मोस्टली ये फार्मर्स के लिए स्कीम होती है, जो फार्मर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको डबल अमाउंट मिलती है आफ्टर 100 मंथ्स, मीन्स 8 ईयर्स और 4 मंथ्स के बाद उनको डबल अमाउंट मिलेगी। जैसे कि उन्होंने 50,000 और 1,50,000 रुपीज़ उन्होंने डिपॉजिट किए हैं, तो आफ्टर 8 ईयर्स उनके वो 1 लाख हो जाएंगे उसमें। This certificate is available only for pre-described amount, and after the maturity date, the amount can be claimed by fulfilling the formalities from any post office. किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप उस अमाउंट को रिसीव कर सकते हैं, बट इसमें अमाउंट जो आप डिपॉजिट करते हैं डबल होने के लिए वो प्री डिसाइडेड होती है, कुछ लिमिट्स रखी गई है कि इतनी अमाउंट आप डिपॉजिट इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF। फ्रेंड्स ये पूरा वीडियो देखिए, इसमें मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीटली एक्सप्लेन किए हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनी इंडिविजुअल कैन ओपन एन अकाउंट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। द पीरियड ड्यूरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज 15 years. द मिनिमम अमाउंट टू बी पेड इन दिस अकाउंट इज 7,500 पर एनम। मंथली आपको 7,500 रुपीज़ आप पे कर सकते हैं। 15 ईयर्स तक का इस अकाउंट का ड्यूरेशन रहता है। आफ्टर 15 ईयर्स अंडर द प्रिवेलिंग रूल्स द ड्यूरेशन ऑफ दिस अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 5 years एवरी टाइम। 5 ईयर्स से आप उसके बाद और उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस अकाउंट कैन नॉट बी क्लोज बिफोर 15 ईयर्स। द मनी डिपॉजिट इन दिस अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स कैलकुलेशंस। इसमें जो भी मनी होगा वो आप 15 ईयर्स से पहले नहीं रिसीव कर सकते। आप इस अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते 15 ईयर्स से पहले, और इसमें जो भी अमाउंट रहेगी उसका आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना रहेगा। In the event of death of the account holder, the amount will be given to the nominated higher. आप जब भी कहीं पे भी कोई अकाउंट ओपन करते हो तो आपको आपके बाद
अगर आपको एक्सीडेंटली कुछ हो जाए तो जो नेक्स्ट आपके बिहाफ पे रिसीव करने वाला कोई हायर आपको नॉमिनेट करना पड़ता है, नॉमिनी का नाम देना पड़ता है। तो अगर इन केस एक्सीडेंटली कुछ हुआ और अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई तो उसके नॉमिनेटेड हायर को वो अमाउंट दे दी जाती है। नेक्स्ट है पोस्टल इंश्योरेंस। पोस्टल इंश्योरेंस भी होती है। प्रायर टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स पोस्टल इंश्योरेंस वॉज स्टार्टेड। ऑल एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर सेमी government organizations are eligible for this insurance. There are different types of policies under the postal insurance schemes. The salient features of this postal insurance are lowest premiums and maximum bonus. तो यहाँ पे लोवेस्ट इनकम और मैक्सिमम बोनस मिले, लोवेस्ट प्रीमियम आपको पे करना पड़े और मैक्सिमम बोनस आप अर्न कर सके, वैसे पोस्टल इंश्योरेंसेस भी होते हैं जो अब यहाँ पे भी स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट है मंथली इनकम स्कीम MIS. दिस स्कीम इज यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु रिक्वायर इंटरेस्ट इनकम ऑन अ मंथली बेसिस. अंडर दिस स्कीम इंडिविजुअल और जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन. This account can be opened for a period of 5 years. As per the requirement, the account can be transferred from one post office to another. If need, the depositor can withdraw money basis on certain terms and conditions after 1 year. MIS monthly income scheme में आप अपनी इनकम वहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं जिस पे आपको इंटरेस्ट भी अर्न होता रहेगा और आपकी इनकम सेविंग्स भी होती रहेगी। इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन इस अकाउंट का 5 years का होता है, जिसमें आप जॉइंट अकाउंट भी करवा सकते हैं, 2 पर्सन इसमें ज्वाइन करवा सकते हैं और आप आपके अकाउंट को वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस में आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और अपना मनी अगर आप चाहें विड्रॉ करने के लिए तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं आफ्टर 1 year विथ रिगार्ड्स टू सम सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। लास्ट है मनी ऑर्डर। सॉरी, एक और 2 ही पॉइंट्स रहे हैं। मनी ऑर्डर देख लेते हैं। मनी ऑर्डर क्या होता है? मनी ऑर्डर इज़ एन अरेंजमेंट टू सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू पोस्ट ऑफिस. For this services, post office charges commission. The receiver of money will have to sign an receipt which will be sent to the sender. मनी ऑर्डर में जो सेंडर होता है उसको एक रिसिप्ट साइन करके देनी होती है ताकि रिसीवर को भी पता चले कि उसने भेजा और इस पर सम कमीशन चार्ज होते हैं। इससे मनी को हम हमारे रिसीवर तक जिसे हम देना चाहते हैं वहाँ तक हम सेंड कर सकते हैं। लास्ट है अदर रिलेटेड सर्विसेज। लास्ट में और भी रिलेटेड सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट देते हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स अदर सर्विसेज लाइक परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, ट्रैवलर्स चेक इन फॉरेन करेंसी, डेबिट कार्ड इन फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट इन फॉरेन करेंसी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एजेंसी, सर्विसेज फॉर वेरियस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एज एन एजेंट, बैंकिंग सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटिंग पेंशन मनी इन द सेविंग्स अकाउंट ऑफ पेंशनर्स, रेलवे टिकट बुकिंग एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स इतनी सारी सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड करके देता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे के इस चैप्टर के बाकी सारे टॉपिक्स मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।